तो जैसा कि आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा और आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्टैंडर्ड क्या है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ज़्यादा कोई टफ नहीं है। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो सारे के सारे क्वेश्चन करने लायक है, ठीक है। और क्या नंबर आया है ये तो पता ही होगा, लेकिन हम एक बार एनालिसिस इसकी कर देते हैं, उसके बाद नंबर आपका पूछेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पर, फिल करना है आपको। और फिल करना है कि एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस में आपको ऑक्सिलरी वर्ब भरना है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है 10 माइल्स 6 डैश, ठीक है, 10 टाइम्स है, हाँ 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स 6 डैश 60। मतलब बात जब 100% सत्य की हो, मतलब एक्यूरेट सही बातों के लिए हम हमेशा सिंगुलर चीज़ों को लेते हैं, याद रखिए। तो सिंगुलर, तो यहाँ इसमें देख लीजिए ऑप्शन में आपका ईज आया, आर आया, विन आया और हैव आया, ठीक है। तो हैव तो पुलरल है, आर भी पुलरल है, बिन होगा नहीं, ठीक है, ये V3 है। तो सिंगुलर में ये एक्सिलरी वर्ब, यहाँ एक्सिलरी वर्ब ही सही होता है, ठीक है। या तो हम 100% के लिए आपको V1 भी प्रयोग होता है, ठीक है। 2 and 2 makes 4 होता है, याद रखिएगा, 2 and 2 makes 4 या 2 and 2 is 4 होता है। समझ में आया? यानी 2 और 2 4 होते हैं, तो हम उसको ऐसे 2 and 2 makes 4 भी बोल सकते हैं और 2 and 2 is 4 भी बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे बोला है कि 10 टाइम्स 6, बट 10 टाइम्स 6 का कितना आता है, डैश आता है, 60 आता है। तो 60 आता है तो यहाँ पे ईज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईज। हम सिंगुलर चीज़ों को लेते हैं, याद रखिएगा। तो मैंने एग्जाम्पल 2 अलग भी बता दिया, तो यहाँ पे ईज सही हो जाता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से अब ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आपका गलत नहीं होगा। अगर गलत भी हो गया होगा तो ऐसे जान लीजिए कि हम 2 चीज़ों को प्रयोग करते हैं। अगर V1 में होगा तो वो सिंगुलर ही होगा, उसमें एस लगा होगा, ठीक है। सिंगुलर हम पता है कि वर्ब को हम एस जोड़ के ही सिंगुलर बनाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ अगर V1 होता तो एस लगा होता, लेकिन यहाँ भी नहीं, एक्सिलरी वर्ब है, तो एक्सिलरी वर्ब 2 and 2 इज भी 4 होता है, ठीक है। सही बातों के लिए हमेशा हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, याद रखिएगा। आगे है आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस में चुनना है। तो मैंने आपको आसान सा ट्रिक बताया इसका कि आप कुछ भी ज़्यादा ना पढ़े, सबसे पहले आप सेंटेंस को अच्छे से देखें, जिस सेंटेंस को आपको एक्टिव टू पैसिव बनाना है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या आया है, वाज आया। अब आई वाज हिम, ठीक है, आई वाज हिम यस्टरडे नहीं, ये गलत सेंटेंस लिखा, आई सॉ हिम होगा, ठीक है। आई वाज हिम नहीं होता है, आई सॉ, हाँ आई सॉ हिम होगा, ठीक है। हाँ तो आई सॉ हिम यस्टरडे होगा, तो आई सॉ हिम यस्टरडे होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि सॉ आया, V2 आया, क्या आया है। और ऐसे भी यहाँ पे यस्टरडे आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि यस्टरडे आता है तो V2 वहीं आएगा, ठीक है। तो पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। कैसे पता चला, इसे V2 को देख करके, ठीक है, V2 को देख करके हमको पता चला कि सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडिफिनिट का होता है। और जब पास्ट इंडिफिनिट में है तो 100% है कि हम वाज वेयर वाले को ढूंढेंगे। यहाँ पे देखिए हिम है तो ही आएगा, क्योंकि ये तो ही के साथ वाज ही लगेगा। तो वाज वाला ढूंढ लीजिए कि कितने ऑप्शन है जिसमें वाज आए हैं। एक ही ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आसान से मिल गया, आसान से मिल गया ना, कुछ ज़्यादा सोचने का जरूरत है नहीं, बिल्कुल आसान है एकदम सर। हम देखेंगे, हम खाली ये जान लेंगे कि कौन टेंस है में, ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट में। और जब पास्ट इंडिफिनिट में है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे कौन सा वाज और वेयर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग आते हैं। ये हिम है ना, हिम का हम ही लिखते हैं, और ही लिखते हैं तो ही के साथ तो वाज ही आएगा। क्लियर हो गया, वाज वाला ढूंढ लेंगे कितने इसमें है, नहीं इसमें हैव आ गया, गलत हो गया, इसमें हैड आ गया, गलत हो गया, और इसमें देख लीजिए इसमें वेयर आ गया, ये भी गलत हो गया। कौन सा हो जाएगा, सी। आ गया समझ में? अब मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब चूज द करेक्ट फ्रेज है, ठीक है। अब फ्रेज आपको ढूंढना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में मैंने पीछे वाले वीडियो में भी बताया था और इस बार भी मैं बताऊंगा फिर से, ठीक है, कि कंडीशनल सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। मैं एक बार चर्चा कर दे रहा हूं। अगर मान लीजिए कंडीशनल सेंटेंस में इफ आता है, क्या आता है, इफ आता है, और इफ आता है तो उस परिस्थिति में यहां अगर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 है,
सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 है तो आगे वाले में फ्यूचर मतलब बिल के साथ V1 आएगा। क्या आएगा? बिल के साथ बिल प्लस V1 आएंगे। आगे वाले 2 सेंटेंस इसमें लगे होंगे, ठीक है। जैसे 2 सेंटेंस लगे होंगे, बिल के साथ V1 आएंगे, अर्थात कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 है तो याद रखिए इसके साथ कौन मैच करेगा? बिल प्लस V1, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस हम देखते हैं। ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। सेकेंड स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट प्लस V2 है, सब्जेक्ट प्लस V2 है तो आगे वाले आने वाले सेंटेंस में आपको वुड आएगा, यही बिल वुड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वुड प्लस V1 हो जाएगा, वुड प्लस V1। आगे समझ में? एक कंडीशनल सेंटेंस मैंने बताया कि सर यहाँ पे अगर प्रेजेंट में होगा इंडेफिनिट में तो यहाँ पे हो जाएगा विल, अगर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो यहाँ हो जाएगा वुड। आगे समझ में? तीसरा मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाएगा हैड में, क्या आ जाएगा? हैड में, तो हैड में होगा तो यहाँ पे वुड हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुड हैव हैड बन जाएगा। मतलब यहाँ अगर परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ बन जाएगा वुड हैव हैड। ये तीसरा कंडीशनल सेंटेंस हो गया। और चौथा कंडीशनल सेंटेंस याद रखिएगा, चौथा में आता है विश, WISH। जब विश आता है तो विश आने के लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वेयर जरूर रहेगा, अर्थात वेयर आएगा। क्या आएगा? वेयर। विश आएगा तो विश आने के क्रम में आपको याद रखिएगा इफ आई विश, ठीक है। अगर ये मैं राजा होता, मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। इफ आई वेयर ए बर्ड होगा, आई वाज ए बर्ड नहीं होगा, ठीक है। इफ आई वेयर ए बर्ड आई फ्लाई इन द स्काई, ये चीज हो जाता। मतलब ऐसे इमेजिनरी सेंटेंस के लिए आपको ऐसे सेंटेंस होते हैं। तो 4 तरह के मैंने कंडीशनल सेंटेंस की बात की है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह का कंडीशनल सेंटेंस है और पता चल जाएगा हमें। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है इफ ही। अब यहाँ देखिए ये इसी को देखना है हमको। क्या है? फॉरगेट, V1 है ना। इट डैश आई रिमेन। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ कौन ऑप्शन आना चाहिए? आप अभी हम कंडीशनल सेंटेंस के V1 आएगा, बिल आएगा, GET लिखा हुआ है तो चलिए मिस प्रिंट। अगर यहाँ पे फॉरगोट लिख देंगे तो फॉरगोट लिखे तो V2 हो गया। अब V2 हो गया तो उसके लिए वुड लग जाएगा। वुड होगा कि नहीं होगा? आगे नहीं समझ में? अगर वहां पे हम V1 मान लेते हैं तो क्या हो जाता? विल हो जाता। होता कि नहीं होता? तो कंडीशनल सेंटेंस अगर हमको स्ट्रक्चर पता है तो हम आसानी से पकड़ लेंगे। तो ये यहाँ पे ये अगर आपको पता होता कंडीशनल सेंटेंस तो मेरे ख्याल से ये गलती होने वाला चीज नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगला सेंटेंस है फिल अप द ब्लैंक करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के हिसाब से आपको भरना है। पहले सेंटेंस देखिए, कोई भी चीज भरने से पहले सेंटेंस को अच्छे से रीड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डैश इज या आर कंसिडरेड पार्ट ऑफ द ग्रामर, मतलब ग्रामर का पार्ट है इज आर, इस सबको कंसिडर कीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो है ना फिल कीजिए। और फिल करने के लिए देख लीजिए सेंटेंस क्या दिया है। यहाँ से है क्वेश्चन, आप देखिए सर 4 नंबर, हाउ टू यूज इट देम प्रॉपरली। हाँ क्वेश्चन 4 नंबर देखिए ना। अच्छा हाँ ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन से देख लीजिए कि कौन सा जो है सही होगा। इसी चीज को पढ़ लीजिए पहले। यहाँ कह रहा है कि डैश इज आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द ग्रामर एंड ऑफन हैज हैव वेल एस्टैब्लिश्ड रूल फॉर हाउ टू यूज इट देम प्रॉपरली, ठीक है। पंक्शन मार्क्स, सोनेट, सॉन्ग। तो ग्रामर में कौन आता है सो पूछा है। तो सोनेट, देखिए सोनेट जो होता है ये कविता में आता है। क्या आता है? 14 लाइन वाले को हम सोनेट कहते हैं, कविता के 14 लाइन को हम सोनेट कहते हैं। तो सोनेट नहीं आता है ग्रामर में, ठीक है। गाना आता है क्या ग्रामर में? गाना नहीं आता है। तो ग्रामर में गाना नहीं आता है, नन ऑफ दीज नहीं होगा। फंक्शन मार्क आता है ग्रामर में, ये चीज बोला गया था, ठीक है। फंक्शन मार्क जो है जो फंक्शन मार्क है, मतलब जो हम जैसे देते हैं इंट्रोगेटिव मार्क्स हो गया, ये सब फंक्शन मार्क्स में आता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो गया, इस तरह के मार्क्स जितने भी है सब के सब ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। जैसे इन्वर्टेड कॉमा हो गया, ये सारे चीज फंक्शन मार्क है, ठीक है। हाँ चलिए, अब यहाँ पे ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यही होगा क्योंकि ये नहीं आते हैं, सोनेट नहीं आते, सॉन्ग नहीं आते, नन ऑफ दीज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ है महेश डैश सॉरी मीजल्स है, मीजल डैश ए डेडली डिजीज, ठीक है। मीजल्स जो है ना एक बीमारी का नाम है, ठीक है, ठीक है। मम्प्स बीमारी है और बीमारी
ये सिंगुलर हुआ। अब सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर के लिए हमको प्रयोग, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो पुल्डर लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं। जैसे एक मिजल्स भी सिंगुलर ही है। अब सिंगुलर है तो इसमें सिंगुलर कितने हैं ये देख लेंगे। और दूसरी बात है कि हैव का प्रयोग हम तभी करते हैं जब किसी के पास कुछ होता है, लेकिन बीमारी के पास क्या होगा, कुछ नहीं। यानी बीमारी तो खुद एक डेडली डिजीज है, ठीक है, डेडली डिजीज है, तो हैव हैज का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, हैव और हैज का प्रयोग नहीं होगा। अब वेयर और ईज आया, बताइए वेयर और ईज में से हम किसको देंगे प्रायोरिटी? तो बात सही है, क्योंकि मीजल्स जो होता है एक डेडली बीमारी है, मतलब खतरनाक बीमारी है, घातक बीमारी है, मारने वाला बीमारी है। तो ऐसी परिस्थिति में हम प्रायोरिटी किसको देंगे? ईज को, ठीक है। ऐसे भी वेयर तो होगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है, तो वेयर नहीं होगा तो ये भी गलत हो गया, आप ईज पर टिक लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, कह रहा है विच वन इज द एक्सक्लामेशन मार्क्स। तो ये तो आपको अभी हम बता दिए हैं कि ये एक्सक्लामेशन मार्क्स में जो होता है ये पाई होता है और यहाँ पे चिन्ह होता है, ऐसा किस में? बी। ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव। ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव है। ये कौन सा है? क्लोन है, क्लोन मार्क्स है, ठीक है। आगे समझ में? चलिए, हाफ क्लोन है, वो पूरा क्लोन नहीं, क्लोन में से थोड़ा सा ये ऐसे भी होता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक करेक्ट स्पीच, मतलब स्पीच के डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच के हिसाब से भरना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, ठीक है। तो हम ऐसे सेंटेंस के लिए क्या करते हैं, हम अंदर के और बाहर के दोनों सेंटेंस देखते हैं। तो अंदर में तो हमको दिखाई दे दिया, आई वेंट दिया है यानी V2 है, V2 है कि नहीं है? तो ये पास्ट इंडिफिनिट का हो गया। अभी मैंने पास्ट इंडिफिनिट की चर्चा किया। और आगे देख लिया क्या है, आगे V2 है, और आगे देख लिया यहाँ पे सैड लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सैड, यहीं तक है, ठीक है, विनय सैड, यानी कि ये भी पास्ट है। तो जब यहाँ पास्ट है और अंदर भी पास्ट इंडिफिनिट है, तो हम देख लीजिए, हम उसको चेंज, हमने बताया था कि पास्ट इंडिफिनिट किस में बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट में। किसमें? पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो पास्ट परफेक्ट के रूल के हिसाब से हैड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हमने बताया कि जब परफेक्ट का कोई भी वाक्य है तो प्रेजेंट में हैव और हैज आते हैं और पास्ट में हैड। तो हम हैड वाले ऑप्शन को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे? हैड वाले। अब हैड वाला ऑप्शन आप देख लीजिए कि कितने ऑप्शन आए हैं। जो हैड आया देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है हैड गॉन लास्ट वीक, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, इवेंट आया है, गलत हो गया, ठीक है। हैड आया, हैड गॉन प्रीवियस वीक, ठीक है। और यहाँ पे शुड आया तो ये भी गलत हो गया। दो ऑप्शन है। याद रखिएगा कि जब भी यहाँ देख लीजिए सेंटेंस में यहाँ लिखा हुआ है कि आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, तो ये लास्ट वीक का लास्ट वीक नहीं आएगा। याद रखिएगा, प्रीवियस बन जाता है। लास्ट वीक का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो लास्ट वीक प्रीवियस वीक बन के आता है। क्या आता है? प्रीवियस वीक। ये बात भी ध्यान देना है। और टुडे क्या आता है? टुडे किस में क्या बना? हाँ, टुडे का दैट डे हो जाता है। आगे लगे, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब चीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक बार देख लीजिएगा कि किसको क्या चीज में बदलते हैं। एक बार देख लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होती। यहाँ प्रीवियस डे वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे समझ में? तो यहाँ देख लीजिए, फिल करना है आपको ब्रैक, जो सेंटेंस में दिए गए हैं, खाली जगह छोड़े गए हैं उनके अकॉर्डिंग भरना है। लेकिन कौन सा टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं बताया कि परफेक्ट के लिए क्या होता है? हैव जरूर आता है। क्या आता है? फ्यूचर में हैज नहीं आता, याद रखना, फ्यूचर में हैज नहीं आता, हैव जरूर आता है। अब हैव आता है तो हैव वाला ऑप्शन को हम ढूंढ लेंगे। क्या करेंगे? हैव वाले ऑप्शन को हम ढूंढ लेंगे। अब हैव वाले ऑप्शन को ढूंढेंगे तो यहाँ देख लीजिए, वी डैश फॉर एन आवर नाउ लिखा हुआ है, तो यहाँ शैल हैव दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है हैव बीन दिया हुआ है, ठीक है। तो शैल हैव या बिल हैव आता है, याद रखिएगा। फ्यूचर परफेक्ट के लिए क्या आता है? शैल हैव या बिल हैव। तो इसमें शैल हैव आया है, इसमें शैल हैव नहीं आया है, सीधे शैल आया है, इसलिए गलत हो गया। इसमें आपका क्या आया है? हैव बीन आया है, शैल नहीं आया है, इसलिए ये भी गलत हो गया, ठीक है। और ये भी हैड आ गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, आगे कहा है कि फिल इन द ब्लैंक अकॉर्डिंग टू द कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस फिर से आया है। मेरे ख्याल से इस सेंटेंस को आप देख करके बता सकते हैं कि क्या आना चाहिए। इफ इट डैश शोइंग। अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन पहले देख लीजिए कि ऑप्शन क्या क्या आया है। ऑप्शन आया है आपका, पहला ऑप्शन है यहाँ कि
यहाँ पे है स्टॉप वुड गो लिखा हुआ है। V1 के साथ क्या वुड आएगा? नहीं, कभी नहीं आएगा। पूरा नहीं आता। अभी बताया है कि V1 आएगा तो आगे विल आएगा, तो इसीलिए ये गलत हो गया। गलत हो गया ना कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग। नहीं होगा। अब स्टॉप्ड के बाद मतलब V2 के बाद वुड आता है। यस सर, यस सर, स्टॉप्ड के बाद V2 आता है और आगे V1 भी जुटता है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए। आगे वाले भी देख लेते हैं। V5 के साथ वुड नहीं आता है सर, गलत है। और या इसके साथ फ्यूचर नहीं आता है, ये भी गलत है। तो सब जब गलत हो गया तो सही कौन हो जाएगा? अपने आप हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आ जाएगा ना। जब हमको कंडीशनल सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर पता है तो आसानी से हम बना लेंगे। अच्छा आगे देख लीजिए, अगला है चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव। तो एक्टिव टू पैसिव तो एकदम आसान है आपके लिए, एकदम पहले सबसे पहले सेंटेंस को अच्छे से रीड कीजिए कि सेंटेंस में क्या दिया है। सेंटेंस में दिया हुआ है दे एट मैंगोज एवरी डे। अब दे एट आया, एट V2 है, क्या है? V2। पहले आएगा। तो V2 है, तो V2 जब आ जाता है तो मैं क्या कहा हूं कि वाज और वेयर में से ढूंढना है, लेकिन आगे ये पुलर है ना, तो वेयर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? वेयर। तो वेयर कितने ऑप्शन में आए हैं देख लीजिए, सभी में है? सभी नहीं है, 3 ऑप्शन में है। वेयर पहले देख लीजिए, यहाँ लिखा है ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मैंगोज वेयर, तो आया है, वेयर आया है, ठीक है। अब बी ऑप्शन में दिए मैंगोज हैव, ये तो गलत हो गया, हैज वाला गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंगोज वेयर ईटेन, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है मैंगोज वेयर बीइंग, तो बीइंग शब्द नहीं आता है, कंटिन्यूअस में बीइंग आता है, याद रखिएगा। बीइंग कंटिन्यूअस में, इंडेफिनिट में नहीं आते हैं, ठीक है। मतलब वेयर के बाद V3 होना चाहिए, तो वेयर के बाद V3 नहीं है, इसलिए ये डी ऑप्शन गलत हो गया और ये बी भी गलत हो गया। ए वाला देख लीजिए, ए वाला क्या है? मैंगोज वेयर ईटेन एवरी डे। आज दे है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दे शब्द का यूज है ना, तो दे के लिए दे माना चाहिए ना, इसीलिए ये भी गलत हो गया। तो कौन सही हो जाएगा? जब ये भी गलत हो गया तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसा कि नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हैं, आइटम्स बताना है, ठीक है। आइटम्स में लिखा हुआ है ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। क्या होता है? महत्वपूर्ण दिन, मतलब एक ऐसा दिन जो उत्सव वाला हो, एक आनंद करने वाला दिन हो, तो उस दिन को हम ए रेड लेटर डे के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? रेड लेटर। तो यहाँ पे एन इम्पोर्टेंट डे दिया हुआ है, अगर अर्थ हम जानते हैं तो स्वाभाविक है कि हम आसानी से लगा लेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एन इम्पोर्टेंट डे ही ऑप्शन में आएगा, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट डे का मतलब और भी अंग्रेजी होती है इम्पोर्टेंट का, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि ये खाली इसका अर्थ आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण दिन को या अच्छे फेस्टिवल, मतलब जो अच्छा हो उसको हम कहते हैं रेड लेटर डे। आगे समझ में? अब यहाँ पे आगे है कंबाइन द सेंटेंस। तो कंबाइन करने तभी आपको आएगा जब आपको अच्छे ढंग से ग्रामर आता है, तभी आप किसी भी सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं, या कंजंक्शन आपने पढ़ा हो बढ़िया ढंग से, तब जाके आप कंबाइन कर सकते हैं। हालांकि मैं इस सेंटेंस को बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि भाई इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंस दिया है। एक सेंटेंस दिया है इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप। पहला सेंटेंस में दिया है कि इंडिया जीत जाएगा, क्या जीत जाएगा, क्या चीज़? वर्ल्ड कप को। और दूसरा है दैट इज सर्टेन, मतलब ये तय है, निश्चित है, ये चीज़ मतलब हो गया, ठीक है। दो है, मतलब तय है, निश्चित है, ये चीज़ बता रहा है 2 लाइनों में। अब इसी 2 लाइनों में आपको पहला दिया है इट इज़ सर्टेन दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप। तो यहाँ देखिए कि ये तो सेम के सेम उतार दिया है, मतलब दोनों सेंटेंस कंबाइन का मतलब होता है कि जो चीज़ है, मतलब कंबाइन करने का मतलब है कि वही चीज़ नहीं उतरना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत हो गया। दूसरा ये है, दूसरा यहाँ देखिए कि इंडिया विल सर्टेनली विन द वर्ल्ड कप, और ये सी वाला दिया है कि सर्टेनली इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, ठीक है, और इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे सर्टेनली शब्द में कोई अर्थ नहीं आ रहा है, मतलब सर्टेनली का कोई चीज़ नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। ये याद रखिए कि हम ये सर्टेनली जो है ना, किसी न किसी वर्ब की क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा, ठीक है, क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये विन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो चूंकि निश्चित तौर पर इंडिया जीत जाएगा, ये चीज़ बोला गया, तो ये सेंटेंस सही आपके हैं जो कंबाइन किया गया है। फिर इसमें क्या गलत है सर? तो सर्टेनली का शब्द का यूज से, हम सर्टेनली शब्द से कभी किसी 2 लाइनों को कंबाइन नहीं करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे वही चीज़ दे सकते हैं जो कंजंक्शन हो। अब कंजंक्शन हो तो कंजंक्शन ये है नहीं, ऐसी परिस्थिति में हम इससे लाइन को शुरू नहीं कर सकते, इसीलिए ये गलत हो गया। आपका आंसर कौन हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ओके, अगेन चूज द फाइनाइट वर्ब।
और फाइनाइट वर्ब का मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से चर्चा किया। मेरे ख्याल से ये इस टेस्ट में अगर आपने गलती किया होगा तो बिल्कुल आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा होगा। ठीक है, देख लीजिए कि इसमें फाइनाइट वर्ब देखना है। तो मैंने बताया था कि पहले आप फाइनाइट वर्ब चुनने से पहले आपको पहले सेंटेंस पढ़ना होगा। सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस में सब्जेक्ट ये है, और जब ये सब्जेक्ट, जैसे ही ये सब्जेक्ट चेंज होगा तो ये, चाहे टेंस चेंज होगा तो ये बदलेगा। ठीक है, ना कि ये बदलेगा। ठीक है, टू के बाद आने वाले जो वर्ब होते हैं वो इनफाइनाइट या फाइनाइट वर्ब के नाम से जाना जाता है, और वो कभी चेंजिंग नहीं होते हैं। टेंस को चेंज हो जाने के बाद भी या सब्जेक्ट को चेंज हो जाने के बाद भी ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ये चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब हर बार हम एसपीके लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे देख लीजिए, आई तो वर्ब नहीं है, ये तो ऐसे ही काट देते हैं हम। ट्रूथ भी वर्ब नहीं है, ऐसे ही काट देते। यही दोनों में कन्फ्यूजन होगा, तो ये दोनों में आप स्पीक को सही कर लेंगे। ठीक है, आगे यहाँ देख लीजिए, फिल इन द अकॉर्डिंग टू कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस मेरे ख्याल से दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए भरने में। यहाँ देख लीजिए, सेंटेंस को भरना यहाँ पे है। आगे वाले सेंटेंस को आपको देखना है, वुड हैवंट, मतलब वुड प्लस हैव प्लस V3 आ गया। मैंने बताया था वुड प्लस हैव प्लस V3 अगर आता है तो पीछे हैड वाला ऑप्शन आना चाहिए। ये चीज़ मैंने अभी बताया, जस्ट तुरंत पिछले क्वेश्चनों में बताया। तो आप देख लीजिए किसमें हैड आया, किसमें है, हैड डी में है। आंसर लगा दिए, किसी को देखने की कोई ज़रूरत नहीं। कंडीशनल सेंटेंस अगर हमें पता है तो हम डायरेक्टली हम आंसर लगा सकते हैं। आगे समझ में, तो चारों के चारों कंडीशनल सेंटेंस से पूछे जाते हैं। कौन ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कंडीशनल सेंटेंस नहीं आता होगा, क्योंकि ये 4 सेंटेंस है और 4 सेंटेंस में बच्चा को कन्फ्यूजन कि ये होगा कि वो होगा। तो मैंने पूरा अच्छे तरह से मैंने पिछले ही क्वेश्चनों में आपको बता दिया है। ठीक है, आगे यहाँ देख लीजिए, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच एंड डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में बताना है। यहाँ पे दिया है रमेश सैड। तो मैंने बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज आपको देखने, ऑप्शन से देखने के लिए सबसे पहले आपको बाहर और अंदर देख लेना चाहिए। अंदर में देख लीजिए, आई लाइक, ये सब्जेक्ट प्लस V1 आया, सब्जेक्ट प्लस V1, और ये पीछे साइड है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट, बता दिया था। अब पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2 आता है, कई बार चर्चा कर चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस V2। अब सब्जेक्ट प्लस V2 आता है तो हम देख लेंगे कि किस सेंटेंस में V2 आया है। ठीक है, किस सेंटेंस में V2 आया है, जिसमें आया होगा वही ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए। लाइक्स दिया है, क्या ये V2 है? नहीं, गलत है। ही हैज लाइक्ड दे दिया, हैज तो आएगा नहीं आएगा। अच्छा, आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए हैज भी ना गया, ये भी गलत हो गया। अब आसान से आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया। तो सेंटेंस को अगर हम पढ़ेंगे, अगर सेंटेंस पहचाने आ गया, टेंस अगर अच्छे से आपने पढ़ा है तो समझिए कि बहुत सारी चीज़ों को आप कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। आइटम्स बताना है। आइटम्स में यहाँ पे बोला है ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब होता है कि कुछ ऐसे सब चीज़ें जो आपको अभी बताएंगे तो आप पहले आप उसको क्या मानेंगे, अच्छे चीज़ को आप खराब समझेंगे। जैसे किसी भी बच्चा को हम कहेंगे कि भाई ज्ञान प्राप्त कर लो, अच्छे हैं तुम्हारे दिन, तो तुम उसको क्या कहोगे, इग्नोर करोगे। अच्छे चीज़ों को तुम क्या करोगे, इग्नोर करोगे। तो उसको हम मुहावरा में बोलते क्या है, ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अब यहाँ उसके हिसाब से हम, जब हमको अर्थ पता है तो हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। हालांकि मैंने बताया था अगर आपको पता नहीं है तो जैसे कि तैसे तो आता नहीं है। ब्लेसिंग ऑफ गॉड ये तो गलत ही होगा, मैंने बता दिया है। ठीक है, अब गॉड न्यूज ये भी गलत है। ठीक है, गुड न्यूज है, सॉरी, गुड न्यूज। और ए बैड थिंग दैट सीम गुड एट फर्स्ट। ठीक है, मतलब ए बैड थिंग, अब बैड थिंग आया, यहाँ पे दिया है अगला ऑप्शन है ए गुड थिंग सीम्स बैड एट फर्स्ट। ठीक है, तो एक अच्छी चीज जो पहले क्या लगे, खराब लगे। एक अच्छी चीज जो पहले क्या करे, खराब लगे, तो उसी को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज। एक अच्छी चीज, एक डिसगाइज का मतलब होता है खराब चीज, नहीं खराब चीज पहले, सॉरी उल्टा बोला गया। यहाँ देख लीजिए, डिसगाइज का मतलब खराब होता है, तो खराब चीज पहले अच्छा लगे, ये चीज होगा। खराब चीज ही पहले अच्छा लगता है। कोई चीज आपको सही दिशा बताएगा तो सही दिशा आपको अच्छा नहीं लगेगा, और खराब चीज आपको आनंद आएगा, उसी की ओर आप ज्यादा मुड़ने चलेंगे। तो उसी को कहते हैं बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन है? हाँ, सी वाला। यही ना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देख रहा है, यहाँ है ना, सी है।
ए बैड थिंग सीम्स गुड एट फर्स्ट, मतलब अच्छा लगेगा, खराब चीज़ आपको पहले अच्छा लगेगा, ठीक है, बाद में उसका परिणाम आपको पता चलेगा। तो डिसगाइज का मतलब खराबे होते हैं, और खराब, जब डिसगाइज का मतलब खराब होता है तो पहले खराब चीज़ आपको क्या लगने लग जाए, अच्छा लग जाए, तो उसी को कहते हैं ए ब्लेसिंग। क्या होते हैं? ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है। अब यहाँ देखिए फाइंड द नॉन फाइन, तो फाइनाइट वर्ब आपको भरना है। बताइए इसमें से कौन होगा नॉन फाइनाइट वर्ब, जिससे सब्जेक्ट का टेंस का बदलने से जिस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वही वर्ब होता है नॉन फाइनाइट। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जनरली है, यही ना है, क्या होगा, यहाँ पे दो वर्ब दिए गए हैं, एक तो रिसीव दिया गया है, वी रिसीव, ठीक है, एक दिया हुआ है स्पीकिंग, दो ही वर्ब है, और वी डिजर्व भी है, ठीक है, 3 वर्ब है यहाँ पे। तो 3 वर्बों में आपको देख लीजिए कि यहाँ पे जनरली शब्द तो वर्ब है नहीं, ठीक है, उसके बाद आपके ऑप्शन डिजर्व आ गया, और उसके बाद आ गया स्पीक आ गया, ठीक है, स्पीक है, डिजर्व है, और जनरली नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, तो डिजर्व और स्पीकिंग में चुनना है। तो याद रखिए कि वी यहाँ टेंस चेंज करेंगे तो ये बदल जाएगा, ठीक है, ये बदल जाएगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा, स्पीकिंग नहीं बदलेगा, ठीक है, हाँ, इसीलिए आपका स्पीकिंग सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कंबाइन सेंटेंस, फिर कंबाइन कहा है, करा सी ओपन द केज, सी लेट द बर्ड फ्लाई अवे। अब यहाँ पे देख लीजिए, कहने का मतलब ये है कि 2 सेंटेंस आपको दिया गया है, एक तो है कि ओपन करने, पिंजरा को खोलने की बात कर रही है, और दूसरा जैसे ही पिंजरा को खोलिएगा बर्ड क्या हो जाएगा, फ्लाई। तो दोनों काम एक साथ हो गए, एक ही साथ हो गए ना, पिंजरा खुला पक्षी भागा, तो दोनों काम एक साथ हो गए ना। तो जब दोनों काम एक साथ होते हैं तो वो कभी भी परफेक्ट का वाक्य नहीं होता है। तो हैविंग अगर आ गया होगा या हैव आ गया, हालांकि ये पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल वाले सेंटेंस ऐसे आते हैं। अब जब पार्टिसिपल जिरंड पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि पार्टिसिपल और जिरंड क्या होता है, ठीक है। पार्टिसिपल ये होता है कि 2 काम एक साथ चल रहे हो, जैसे मैं सो के क्या टीवी देख रहा हूँ, तो ये पार्टिसिपल है, लेकिन क्या ये परफेक्ट में होगा? तो नहीं, परफेक्ट में पार्टिसिपल इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि एक काम होने में, जैसे खाना खा के मैं स्कूल जाऊंगा तो क्या हो गया, ये परफेक्ट पार्टिसिपल में जा सकता है, लेकिन क्योंकि एक काम करने के बाद ही दूसरा काम मैं करूंगा। लेकिन ये सोए अगर टीवी देख रहे हैं तो क्या है, साथ साथ चल रहा है, तो साथ साथ चलने वाले में परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं होता है। इसीलिए आप ऑप्शन देख लीजिए कि क्या क्या ऑप्शन में है। सी ओपन लिखा है, सी ओपन द केज एंड सी लेट द बर्ड फ्लाई अवे, तो ये तो होगा नहीं कि सेम दे दिया है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे सब्जेक्ट 2 जगह सी आ गया, तो ये क्या कंबाइंड किया, क्या कंबाइंड किया, ये कंबाइंड किया नहीं। मतलब जब हम कंबाइंड करते हैं तो कॉमन चीज को हटा देते हैं, कॉमन चीज को हटा देते हैं, तो कॉमन चीज को हटा देते, इसने हटाया नहीं, ऑप्शन ए गलत हो गया ना। ऑप्शन बी में देख लीजिए, हैविंग दे दिया, तो मैंने बोला परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं होगा, क्योंकि ये साथ साथ काम चल रहे हैं, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो गया। अब सी में देख लीजिए, सी में क्या दिया है, सी है ओपनिंग द केज, ठीक है, एंड सी लेट द बर्ड ओपनिंग, तो एक को ने सी आया है, जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, हाँ, कहने का मतलब ये सही है, ठीक है। क्या कहाँ आफ्टर इसमें दिया, कहाँ आफ्टर लगा हुआ है, यहाँ वहां मत देखो, यहाँ बोर्ड पर देखो, तुम बोर्ड पर देखो ना, बोर्ड पर क्या लिखा है, बोर्ड पर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग देखो। यहाँ देखो कि ओपनिंग द केज एंड सी लेट द बर्ड फ्लाई अवे, तो एक ही, हाँ, डायरेक्टली डी ना दे करके सी लिख दिए, ठीक है, टाइम कंज्यूम के लिए। चलिए आगे देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक को भरना है। यहाँ पे बोला है नथिंग बट हर्ट्स डैश देयर, तो यहाँ पे नथिंग जब आता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा। नथिंग से शुरू होने वाले सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर। अब सिंगुलर होते हैं तो देख लीजिए, सिंगुलर में क्या भराना चाहिए, सिंगुलर में ये भराएगा नहीं, ये भराएगा नहीं, ये भराएगा नहीं, तो ईज आ जाएगा। आगे समझ में, नथिंग से शुरू होने वाले, जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। आगे यहाँ देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ भी ब्लैंक भरना है। विनय इज नॉट एलिजिबल दिस डैश दिस पोस्ट, तो फॉर दिस पोस्ट होगा, इस पद के लिए, कहते के लिए के शब्द में क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो प्रीपोजिशन यहाँ पर आ जाएगा फॉर। ये तो आसान सेंटेंस था, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो फॉर लगा लेते, ठीक है। आगे है कंबाइंड सेंटेंस कंबाइंड करना है,
अच्छा, कंप्लीट द सेंटेंस कह रहा है एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे। ठीक है, यही ना है। तो अब यहाँ पे बता, यहाँ कहने का मतलब है कि किसके अकॉर्डिंग करना है, एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास। तो हाँ, अब यहाँ पे देख लीजिए आर होगा कि यहाँ पे आर होना चाहिए ऑप्शन। ठीक है, आर प्रेजेंट होना चाहिए, इज प्रेजेंट होना चाहिए, हैड प्रेजेंट होना है, हैव प्रेजेंट। इसमें से कौन होगा? तो आप देख लीजिए, इवरी से शुरू होने वाला सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। तो आप आसानी से बता दिए कि सर यहाँ बी आंसर हो जाएगा। क्या बी आंसर हो जाएगा? अब यहाँ आइटम से बताया है एक्वाइंटेड विथ लिखा हुआ है। एक्वाइंटेड विथ का मतलब होता है परिचित होना। क्या होना? परिचित होना। तो एक्वाइंटेड विथ का मतलब परिचित होना, तो परिचित का मतलब फैमिलियर होना। ठीक है, परिचित का फैमिलियर ही परिचित होता है, तो फैमिलियर विथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैमिलियर विथ समथिंग हो जाएगा। ये खाली ये ध्यान रहेगा अकाउंटेड विथ का क्या मतलब होता है। अकाउंटेड विथ का मतलब होता है परिचित होना। जब परिचित होना तो परिचित किससे होंगे? फैमिलियर से ना। फैमिलियर विथ सही हो जाएगा। आगे समझ में? तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आया होगा, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का कोशिश कीजिए ताकि आपको इम्प्रूव होगा। नहीं तो इम्प्रूव नहीं होंगे जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे ही आ जाएंगे तो इम्प्रूव रुक जाएगा। आगे आने वाले सेट्स जब टेस्ट होंगे तो उसमें नंबर आना चाहिए। ठीक है, और जो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उनको भी कहेंगे कि भाई अच्छे से पहले बिना स्किप के अच्छे से देखने का प्रयास करें। जब अच्छे से देखिएगा तभी जा कर के आपको समझ में आएगा।